हेलो बच्चों। दोस्तों, माना कि आपका कॉन्सेप्ट अभी ढीला है, पर यकीन मानो मैंने भी हर कॉन्सेप्ट को सीखा है। ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है। दोस्तों, ये रसायन लीला है, रसायन लीला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपने गैस लॉज को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया होगा। काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताया कि सर, हमें चार्ल्स लॉ के ग्राफ चाहिए। तो देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड हर डिमांड मैं आपकी पूरी करने एक बार फिर से आप सभी के बीच आ गया हूं। तो आज हमें सबसे पहले इस सेशन में चार्ल्स लॉ के ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए, उससे पहले रिवाइज करते हैं दोस्तों, चार्ल्स लॉ होता क्या है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जी हां, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस। आप जानते होंगे इस बात को। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी V बाय T इज कांस्टेंट। V बाय T इज कांस्टेंट। देखिए, ध्यान से देखिए, V बाय T कांस्टेंट है। ये कब वैलिड होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर चेंज नहीं होगा। जी हां, प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? ध्यान से देखिए, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर अप्लाई करते हैं चार्ल्स टू V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। ये हमें मिलता है। आई होप आपने प्रीवियस सेशन में ये अंडरस्टैंड किया होगा कि टेम्परेचर यहां पर हमें केल्विन यूनिट में ही पुट करना है। बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा अगर आपने डिग्री सेल्सियस में पुट किया। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पुट नहीं करना, केल्विन यूनिट में ही पुट करना है। याद कीजिए इसको। ये मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ल्स लॉ की। अगर आप इसको याद कर चुके हैं तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको यह भी बताया था, याद है आपको? ऑब्वियस सी बात है, याद तो होना ही है। अगर आपने प्रीवियस सेशन अटेंड किया है तो देखिए, यहां पर Vt इज इक्वल टू V नोट प्लस V नोट इंटू T बाय 273। इसको भी याद रखना है। अगर आप इसको भी याद कर चुके हैं, वेरी गुड, यानी आपको इस सेशन में काफी आसानी होगी। सभी कॉन्सेप्ट्स को जानने में, अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल मजा आएगा आपको। वेट कीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का वेट कीजिए। देखिए, आपका इंतजार यहां खत्म होता है। हम जानेंगे अब कुछ बेहतरीन ग्राफ जो कि चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड होंगे। V बाय T इज कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो V बाय T वर्सेस V, जैसा कि आप जानते हैं V बाय T कांस्टेंट है। मुझे लगता है आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया हो, मुझसे भी पहले प्लॉट कर लिया होगा। जी हां, यंग जनरेशन फास्ट है, ये मैं जानता हूं। मुझसे भी पहले आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया होगा। मैंने ही सिखाया आपको प्रीवियस सेशन में इस प्रकार से। अगर कोई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहे तो उस केस में क्या होगा? देखिए, अगर V बाय T कांस्टेंट हो, V बाय T कांस्टेंट हो, V बाय T कांस्टेंट हो तो क्या होगा? ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा ही होगा। जी हां, प्लॉट कर लिया होगा, वेरी गुड। इसके बाद देखिए, V बाय T वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करना हो, कैसा होगा ग्राफ? जैसे बर्नार्ड सर बोलते हैं, कैसे हैं आप लोग, वैसे ही कैसा होगा ग्राफ? देखिए, V बाय T वर्सेस T ग्राफ की बात करें, ग्राफ कैसा होगा? अगेन V बाय T इज कांस्टेंट। तो देखिए, ग्राफ होगा ऐसा। उम्मीद है आपने इसे प्लॉट कर लिया होगा। जी हाँ, टेम्परेचर वेरी होता रहे लेकिन V बाय T क्या होगा? V बाय T इज कांस्टेंट। चलिए, अगर आप इसको प्लॉट कर चुके हैं,
आगे चलते हैं। देखिए यहां पर हमें एक ऐसे ग्राफ को प्लॉट करना है जो जेईई एडवांस्ड में आ चुका है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें बात करनी है V वर्सेस T ग्राफ की। V वर्सेस T ग्राफ कैसा होगा? देखिए हम जानते हैं V बाय T इज कांस्टेंट। V बाय T कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम K मान सकते हैं, C मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए V वर्सेस T ग्राफ कैसा होगा? मैंने मान लिया कांस्टेंट K होगा, तो यहां से V इज इक्वल टू KT हमें मिलता है। ये देखिए, ये रिजल्ट प्रीवियस सेशन में हम देख चुके हैं, तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर केल्विन में होगा। तो यहां पर टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो देखिए ग्राफ कैसा होगा? ये y इज इक्वल टू mx टाइप है। जी हाँ, y इज इक्वल टू mx है। पासिंग थ्रू 0,0, जी हाँ 0,0 यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा? ध्यान से देखिए, अगर 0,0 यहां पर सेटिस्फाई होगा तो ग्राफ दिखने में ऐसा होगा। पासिंग थ्रू 0,0 ग्राफ दिखने में ऐसा होगा। आई होप आपने भी प्लॉट किया होगा। अगर आप इसको प्लॉट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए एक और ग्राफ यहां पर प्लॉट करना होगा। क्यों प्लॉट करना होगा, इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन डिटेल में होगा। ये देखिए, एक और ग्राफ हमने यहां पर प्लॉट किया। इस प्रकार से एक्स्ट्रापोलेट करने पर आपको दिखाई देगा ओरिजिन से पास कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर ग्राफ प्लॉट किया है। यहां कांस्टेंट प्रेशर P1 है, यहां कांस्टेंट प्रेशर P2 है। P1 P2 में क्या रिलेशन होगा? ऐसे रिलेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रीवियस सेशन में भी आपने देखे थे। एक बार फिर से देखिए, यहां पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में P1 P2 को कैसे कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन कैसे करना है, मैंने आपको सिखाया है। एक बार फिर से देखिए, मैंने आपको बताया है जब भी ऐसे ग्राफ में कोई भी पैरामीटर रिलेट करना हो, क्या करना होगा? क्या करना होगा बताइए, क्या करना होगा इस केस में? मैंने आपको बताया है किसी एक कोऑर्डिनेट को फिक्स करना होगा। देखिए टेम्परेचर को मैंने सेम बनाया है, टेम्परेचर को मैंने यहां कांस्टेंट बनाया है। यहां पर अगर बात की जाए, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर बात की जाए, तो देखिए टेम्परेचर यहां कांस्टेंट है, दोनों के लिए टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखिए इसके बाद ध्यान से देखिए, यहां पर वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलती है, ये ऊपर है। यहां देखिए इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसके लिए वॉल्यूम कम मिलती है। यहां वॉल्यूम V1 होगी, प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 है। यहां देखिए प्रेशर P2 है तो वॉल्यूम P2 है, वॉल्यूम ज्यादा है। इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर यहां पर प्रेशर के अंदर रिलेशन की बात की जाए, P1 P2 में क्या रिलेशन होगा, तो यहां पर V1 V2 का रिलेशन आपको अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए V2 ऊपर है, V2 इज ग्रेटर देन V1 है, V2 इज ग्रेटर देन V1। PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ग्राफिकल क्वेश्चंस में इस प्रकार से कोऑर्डिनेट को सेम बनाते हुए, जी हाँ, किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को कांस्टेंट करते हुए हमें दूसरे पैरामीटर्स को रिलेट करना है। तो देखिए यहां पर टेम्परेचर को मैंने सेम बनाया, V2 V1 से ग्रेटर है, जी हाँ ग्रेटर है। PV इज इक्वल टू NRT लगाइए, अप्लाई कीजिए। देखिए टेम्परेचर कोऑर्डिनेट मैंने कांस्टेंट बनाया, बिल्कुल बनाया। क्वांटिटी दोनों केस में क्या होगी? सेम होगी, जी हाँ। PV इज कांस्टेंट, यहां से ये मिलता है, R गैस कांस्टेंट है, PV इज कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, जिसके लिए वॉल्यूम ज्यादा है उसके लिए प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जी हाँ, जिसके लिए वॉल्यूम ज्यादा है प्रेशर कम होगा। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जिसके लिए वॉल्यूम ज्यादा है उसके लिए प्रेशर कम होगा, जिसके लिए वॉल्यूम ज्यादा है उसके लिए प्रेशर कम होगा, जिसके लिए वॉल्यूम ज्यादा है उसके लिए प्रेशर कम होगा। यानी P2 इज लेस देन P1। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। एक और पॉइंट नोट कीजिए, द ग्राफ बिटवीन
volume and temperature at constant pressure is called isobar. ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर P2 पर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, कांस्टेंट प्रेशर P1 पर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये क्या है? दीज आर आइसोबार्स, ये आइसोबार्स है। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ नया आपके लिए क्या है, V वर्सेस T ग्राफ आपको प्लॉट करना है। यहां टेम्परेचर केल्विन में था, ध्यान दीजिएगा, यहां टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, आपको यह सोचकर बताना है क्या ग्राफ इस केस में ऐसा ही होगा या फिर ग्राफ डिफरेंट होगा। क्या हम इस टाइप के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं? सोचिए इसके बारे में, क्या प्लॉट कर पाएंगे? जी हां दोस्तों, प्लॉट कर पाएंगे। यहां ग्राफ आपको देखने में ऐसा लगेगा, फील कीजिए इसको, देखिए ग्राफ आपको ऐसा मिल पाएगा, इस केस में ऐसा ग्राफ आपको मिल पाएगा। उम्मीद है आपने ड्रॉ किया होगा। ऐसा क्यों होगा? इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है। क्या बताया है? देखिए, VT इज V0 प्लस V0 इंटू T डिवाइडेड बाय 273। देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम वेरी होगी, और इसका वेरिएशन चार्ल्स ने इस प्रकार से अंडरस्टैंड किया था। इसके बारे में हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन में हो चुका है। आई होप आपने इसको याद कर लिया होगा। यहां देखिए, अगर यहां पर टेम्परेचर को पुट किया जाए -273 तो क्या होगा? देखिए, अगर टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस पुट किया जाए, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही पुट करना होगा, यह रिजल्ट तभी वैलिड है जब यहां पर स्मॉल t डिग्री सेल्सियस में पुट किया जाए। तो देखिए, अगर टेम्परेचर यहां पर -273 डिग्री सेल्सियस पुट किया जाए तो 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन देखिए यहां पर होगा, -V0 होगा, V0 माइनस V0 0। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है -273 मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है। क्या ये हाइपोथेटिकली मिनिमम टेम्परेचर होगा या फिर लेबोरेटरी में अचीव भी हो चुका है? देखिए, इसके लिए हमें नोट करना होगा, एट -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम बिकम्स जीरो, वॉल्यूम बिकम्स जीरो। देखिए, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है गैस फ्रीज हो जाएगी। अब गैस होगी नहीं, सब कुछ सॉलिड बन जाएगा। यानी ये जो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, यहां पर वॉल्यूम जीरो क्यों है? गैस होगी नहीं, इसलिए मान लिया गया है वॉल्यूम क्या होगी? जीरो होगी। क्या ये टेम्परेचर लेबोरेटरी में अचीव हो पाया है? देखिए, ये हमें इस रिजल्ट से ही मिल पाएगा। कितना टेम्परेचर? मिनिमम टेम्परेचर थ्योरेटिकली डिफाइन किया जा सकता है। क्या टेम्परेचर लेबोरेटरी में अटेन हो पाया है? दिस टेम्परेचर इज नॉट अचीव्ड इन लेबोरेटरी सो फार। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस टेम्परेचर is not achieved in laboratory so far। अभी तक तो इतना टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाया है, वॉल्यूम जीरो हो जाए जिसके कोरस्पॉन्डिंग थियोरेटिकली डिफाइन किया जा सकता है। फर्दर इससे अगर डिक्रीज किया जाए टेम्परेचर तो क्या होगा? बिलो दिस टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिलो दिस टेम्परेचर volume becomes negative, which is practically impossible, which is practically
इम्पॉसिबल। ध्यान से देखिए, हमारे पास Vt इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट इंटू टी बाय 273 है। अब देखिए, अगर यहां पर t को पुट किया जाए, t इज इक्वल टू -273, तो होगा क्या? देखिए, -273 पुट करने के बाद आपको Vt 0 मिल जाएगी, वॉल्यूम आपको 0 मिल जाएगी। T डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम आपको 0 मिल जाएगी। क्या वॉल्यूम 0 हो सकती है? अगर सब कुछ फ्रीज हो जाए, जी हां, उस केस में वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगी। सॉलिड बनेगा, उसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगी। गैस तो होगी नहीं, गैस की वॉल्यूम 0 होगी। जी हां, गैस की वॉल्यूम 0 होगी उस केस में -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। ये क्या है? 0 केल्विन। ये हम बोल सकते हैं मिनिमम अप्रोचेबल टेम्परेचर है। बिलो दिस टेम्परेचर, इफ T इज लेस देन -273 डिग्री सेल्सियस, पुट करना है यहां पर -273 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पुट करने पर वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगी। पुट कीजिए -274 डिग्री सेल्सियस पुट कीजिए, देखिए Vt बिकम्स नेगेटिव, जो कि इम्पॉसिबल है। क्या वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकती है? जी नहीं। तो देखिए, यहां पर ग्राफिकली इसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। ध्यान से देखिए, यहां पर बात की जाए मिनिमम अप्रोचेबल टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस, यानी ये ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में बात होगी और इसमें अगर ऐड कर दिया जाए 273, तो 0 केल्विन हो जाएगा। तो देखिए, ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा इस प्रकार से। तो क्या यहां पर -273 डिग्री सेल्सियस अटेन हो पाया है? जी नहीं, लेबोरेटरी में अभी तक अटेन नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करना होगा। इस प्रकार से अटेन नहीं हो पाया है, तो इस प्रकार से एक्स्ट्रापोलेट करना होगा और यहां पर मिनिमम अप्रोचेबल टेम्परेचर की बात करनी होगी, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस आपके सामने है। और ये देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होगी, यहां पर पुट कीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको वॉल्यूम Vt क्या मिलती है? ये V नोट की इक्वल मिलती है। तो ये V नोट, उम्मीद करता हूं आपने इसको ड्रॉ किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। ये जेई एडवांस्ड में आ चुका है। जी हां, जेई में आ चुका है। ध्यान रखना है, दोबारा फिर से आएगा, लौट कर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है V वर्सेस P ग्राफ, V वर्सेस P ग्राफ, T वर्सेस P ग्राफ। किसके लिए? अगेन चार्ल्स लो के लिए। अभी तक हमने जितनी भी बातें की है चार्ल्स लो के लिए बातें की है। देखिए, हम जैसा कि जानते हैं प्रेशर कांस्टेंट होगा किस केस में? चार्ल्स लो के केस में अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ग्राफ ऐसा होगा। देखिए, एक और ग्राफ ड्रॉ किया जाए, प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसा है। देखिए, यहां प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है। तो देखिए, ये P2 आगे है, दैट मींस P2 इज ग्रेटर देन P1। ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसको। यहां देखिए, T वर्सेस P ग्राफ हमें प्लॉट करना है। प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? चार्ल्स लॉ के दौरान प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये देखिए, प्रेशर P1 पर ग्राफ ऐसा होगा, ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। प्रेशर P1 है तो ग्राफ आपके सामने है। अब देखिए, अगर प्रेशर P2 हो, हाइयर प्रेशर हो, तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ऐसा होगा। देखिए ध्यान से, P2 P1 से आगे है, यहां है, दैट मीन्स P2 इज ग्रेटर देन P1। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो चार्ल्स लॉ से रिलेटेड डिस्कशन हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद बारी है नेक्स्ट गैस लॉ की। नेक्स्ट गैस लॉ ये लुसैक लॉ है।
गे-लुसैक लॉ क्या है, आइए इसकी पूरी माया को जानने के लिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज गे-लुसैक लॉ? देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम होगी कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ, द प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म कैसी है, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे, फील करेंगे इसको। जी हाँ, काफी अच्छे से इसको हमें लॉजिकली फील करना होगा, तभी जाकर इसके क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमें दी है, जो स्टेटमेंट हमें मिलती है गे-लुसैक लॉ से, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फॉर्म कैसी होगी इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए फील तो करना ही है, साइंस को अगर फील ही नहीं किया तो देखिए लंबे टाइम तक कैसे याद कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये कब वैलिड है? जैसा कि आपको बताया गया, वैलिड तब है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये गिवन है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस, यानी गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। अगर गैस की क्वांटिटी फिक्स्ड है तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। जी हाँ, गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये तब वैलिड है। देखिए इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर अप्लाई कर दिया जाए कैसे, अगर यहां इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक कर दिया जाए तो इसके लिए हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यहां पर इंट्रोड्यूस करना होगा। मैंने यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस किया, तो देखिए इसके बाद इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर हमें क्या मिलता है। इनिशियल कंडीशन पर Pi बाय Ti इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी मैंने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात की है, इसके बाद मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, आप भी लगाइए अपना दिमाग, साथ मिलकर देखेंगे इस मैथमेटिकल फॉर्म से हमें क्या फील होगा। देखिए फाइनल कंडीशन की बात की जाए, P फाइनल बाय T फाइनल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल सेम है, देन वी कैन से दैट कांस्टेंट टर्म इज सेम। जी हाँ, कांस्टेंट टर्म क्या होगी, सेम होगी। ऐसे केस में गे-लुसैक लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, देखिए Pi बाय Ti इज इक्वल टू Pf बाय Tf। मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी, याद कीजिए। आई होप आपने याद भी किया होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम अप्लाई करने वाले हैं, और इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है। स्टेट 1 टू स्टेट 2 बात की जाए, स्टेट 1 टू स्टेट 2, देखिए P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। स्टेट 1 टू स्टेट 2 अगर बात की जाए और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, सेम हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो उस केस में वी कैन अप्लाई P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। ये होगी यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गे-लुसैक लॉ। और ये याद रखना है, क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए, याद ये रखना है यहां पर इस केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड और डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ गैस, ये वैलिड होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, यहां से मुझे ये फील हुआ, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। जैसे चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म में हमने अंडरस्टैंड किया था V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। वैलिड कब है, जब टेम्परेचर केल्विन में है। यहां पर भी टेम्परेचर शुड बी टेकन इन केल्विन, नोट कीजिए इस बात को, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तब एप्लीकेबल है। ऐसे क्यों एप्लीकेबल है, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऐसी ही क्यों है, आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हमारे पास एक कंटेनर है, चलिए बिल्कुल बेसिक से
इसको अंडरस्टैंड करना होगा। यहां पर हमारे पास एक कंटेनर है, ये देखिए एक कंटेनर हमारे पास है जिसमें प्रेजेंट है गैस। कोई भी गैस हो सकती है, जी हां कोई भी गैस हो सकती है। इसमें प्रेजेंट है गैस, क्या करना होगा, गर्म करना होगा। अभी यहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास n है, n मोल गैस है, n मोल गैस हमारे पास है। और देखिए वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम इज V1, इनिशियल वॉल्यूम इज V1, वॉल्यूम इनिशियल इज V1। ये देखिए वॉल्यूम हमारी डेफिनेट रहने वाली है, इस कंटेनर की वॉल्यूम डेफिनेट होगी, कांस्टेंट होगी। यानी ऐसे कंटेनर को रिजिड कंटेनर का नाम दिया जा सकता है। जिस कंटेनर की वॉल्यूम चेंज ना हो उस कंटेनर को रिजिड कंटेनर बोल सकते हैं। तो ये रिजिड कंटेनर है। नंबर ऑफ मोल्स n है इस केस में, n मोल्स है गैस की। ध्यान से देखिए क्या होगा। इसके बाद देखिए गैस के नंबर ऑफ मोल्स n मोल्स है। इसके बाद इस कंटेनर को बर्नर पर रखा गया। कहां रखा मैंने, बर्नर पर। क्या होगा दोस्तों, एक्सप्लोड नहीं होगा। मैंने टेम्परेचर इतना ज्यादा वेरी नहीं किया है कि कंटेनर ही फट जाए, एक्सप्लोड हो जाए, ऐसा नहीं करना है। देखिए बर्नर पर रखा है, क्या होगा, इस कंटेनर को बर्नर पर रखा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेरी होगा। यहां पर टेम्परेचर हमारे पास T1 है, टेम्परेचर इज T1। सबसे पहले टेम्परेचर T1 है, इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर इनिशियल इज T1 एंड प्रेशर इनिशियल, प्रेशर इनिशियल इज P1। अब देखिए गर्म किया, इसमें गैस का सेम अमाउंट है, होगा क्या, सोचने वाली बात है, होगा क्या, गैस का सेम अमाउंट है, टेम्परेचर हमने वेरी किया है, नंबर ऑफ मोल सेम है, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम यहां पर V1 है, वॉल्यूम फाइनल सेम है। रिजिड कंटेनर का केस है, जी हां रिजिड कंटेनर है, रिजिड कंटेनर का केस है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इस केस में, यहां n मोल्स है, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स n मोल्स होंगे। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। अगर टेम्परेचर T2 T1 से ग्रेटर है, जी हां हीट किया है, तो फाइनल टेम्परेचर तो ज्यादा ही होगा। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 तो होगा क्या, देखिए स्पीड इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी, गैस पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब ज्यादा बम्बार्डमेंट हो रही होगी कंटेनर की वॉल्स के साथ गैस पार्टिकल्स की, डिशुम डिशुम काफी सारे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, जी हां ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया अब ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, तो देखिए प्रेशर भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। यहां से हमने क्या अंडरस्टैंड किया, यहां से हमने ये अंडरस्टैंड किया टेम्परेचर T1 से T2 होगा तो प्रेशर P1 से P2 होगा। जिस प्रपोर्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा उसी प्रपोर्शन में प्रेशर भी इंक्रीज होगा, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जी हां P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने पर P बाय T इज कांस्टेंट, वही कहानी हमें मिलती है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। यहां पर टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है, टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, तो देखिए P1 बाय T1 इज कांस्टेंट, जी हां P2 बाय T2 इज कांस्टेंट, जी हां कांस्टेंट टर्म सेम होगी, नंबर ऑफ मोल सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इस केस में इक्वेट करने पर
मैथमेटिकल फॉर्म मिलती है, जिसके बारे में हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए, इसके बाद देखिए, यहां पर हमें एक प्रैक्टिकल डेटा को एनालाइज करना होगा। अगर हमें पर डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो तो प्रेशर का वेरिएशन किस प्रकार से होगा। पर डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमें यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, इफ T is 0 डिग्री सेल्सियस, then pressure is P naught. If temperature is 0 degree Celsius, then pressure is P naught. If temperature is 1 degree Celsius, then pressure is P naught plus P naught into 1 by 273. जी हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रेशर किस अंदाज में इंक्रीज होगा ये आपके सामने है। अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, 0 से 2 डिग्री तक हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो प्रेशर क्या होगा, P नोट प्लस P नोट इंटू 2 बाय 273। इसके बाद देखिए, अगर टेम्परेचर को 3 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं, 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, तो टेम्परेचर में इतना इंक्रीमेंट होगा तो प्रेशर P नोट से P नोट प्लस P नोट इंटू 3 बाय 273 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये कहानी ऐसी चलती जाए T डिग्री सेल्सियस तक, तो देखिए क्या होगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, P नोट प्लस P नोट इंटू T डिवाइडेड बाय 273। ध्यान से देखिए, यहां से हमें एट T डिग्री सेल्सियस प्रेशर PT मिलता है, किसके इक्वल मिलता है, प्रेशर PT इज P नोट प्लस T इंटू P नोट बाय 273। देखिए ध्यान से, इसको आपको नोट करना होगा। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा, इस कहानी को भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, इस केस में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री, इस केस में प्रेशर इज P नोट। इसके बाद टेम्परेचर को 0 डिग्री से -1 डिग्री किया जाए तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। जी हां, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर प्रेशर डिक्रीज होगा। किस अंदाज में डिक्रीज होगा, इसकी हमें बात करनी है। 0 से -1 डिग्री सेल्सियस अगर हो टेम्परेचर, तो देखिए इस केस में प्रेशर P नोट से P नोट माइनस P नोट इंटू 1 बाय 273 मिलता है। अगर टेम्परेचर हो जाए -2 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होगा P नोट माइनस P नोट इंटू 2 बाय 273। ऐसी कहानी आपने चार्ल्स लो में भी देखी है। -3 डिग्री सेल्सियस पर P नोट माइनस P नोट इंटू 3 बाय 273 हो जाएगा प्रेशर, अगर ऐसे ही डिक्रीज होता जाए। जी हाँ, -T डिग्री सेल्सियस पर देखिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज P नोट माइनस P नोट इंटू T बाय 273। देखिए ध्यान से, PT इज P नोट माइनस T इंटू P नोट डिवाइडेड बाय 273। देखिए यहां से हमें क्या मिलता है, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर -T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो ऐसे रिजल्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। -T डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करेंगे तो यहां पर माइनस साइन होगा, और यहां देखिए अगर हम +T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहां पर प्लस साइन होगा। इन ए नटसेल हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए PT इज इक्वल टू P नोट प्लस P नोट इंटू T बाय 273। ये वैलिड होगा जिस साइन के साथ हमें टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पुट करना होगा, इसको हम यहां पर आसानी के साथ पुट कर सकते हैं।
प्लस टी डिग्री सेल्सियस और माइनस टी डिग्री सेल्सियस। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। नेगेटिव में भी पुट किया जा सकता है और पॉजिटिव में भी यहां पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में पुट कर सकते हैं। इस रिजल्ट को आपको याद करना होगा। यहां से हम ये भी कंक्लूड कर पाएंगे कि क्यों गेल-लेसाक लॉ में टेम्परेचर केल्विन में होता है। देखिए, कुछ टर्म्स को रीअरेंज करना होगा। किस प्रकार से टर्म्स को रीअरेंज करना होगा? पीटी इज इक्वल टू, अगर यहां पर पी नोट को कॉमन लें तो इसके बाद 273 एलसीएम लिया जाए तो इसके बाद क्या मिलता है? देखिए 273 प्लस टी प्लस 273 is temperature in Kelvin. This is temperature in डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड करने के बाद Pt is equal to P नोट into temperature in Kelvin divided by 273। ध्यान से देखिए, यहां से क्या मिलता है? P by T, जी हां, P by T is equal to P नोट by 273 जो कि कांस्टेंट है, यानी P by T is constant। टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, जी हां, ये टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा। हेंस प्रूव्ड P by T कांस्टेंट हो, यहां पर टेम्परेचर केल्विन में ही हमें कंसीडर करना होगा। चलिए इसके बाद बारी है गेल-लेसाक लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। हमें काफी सारे मायावी ग्राफ को भी अंडरस्टैंड करना होगा। उससे पहले सिंपल ग्राफ हमें अंडरस्टैंड करने होंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है। देखिए, P by T कांस्टेंट है, ये हम जानते हैं। P by T इज कांस्टेंट। अगर P by T कांस्टेंट है, यहां पर P by T वर्सेस P ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ दिखने में कैसा होगा? ध्यान से देखिए, ग्राफ कैसा होगा? P by T कांस्टेंट, यानी ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जी हां, ग्राफ पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। यहां पर P by T कांस्टेंट है, वेरिएशन नहीं है, तो ग्राफ देखिए ऐसा होगा। अगर बात हो P by T वर्सेस T ग्राफ की, तो देखिए P by T कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा होगा? P by T कांस्टेंट है, ग्राफ ऐसा होगा। आई होप आपने भी इस ग्राफ को बनाया होगा। अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट कर चुके हैं तो चले इसके बाद कुछ और ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। आई होप आपने इतना अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए, नेक्स्ट ग्राफ आपके लिए कौन सा है? नेक्स्ट आपके लिए P वर्सेस V ग्राफ है। P वर्सेस V ग्राफ, जी हां। उसके बाद T वर्सेस V ग्राफ। रिजिड कंटेनर का केस है दोस्तों, रिजिड कंटेनर का केस है, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम चेंज नहीं होगी यानी ये कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, ये कोऑर्डिनेट सेम मिलता है। V इज कांस्टेंट, तो ग्राफ ऐसा होगा। अब देखिए T वर्सेस V ग्राफ, अगेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखिए ग्राफ ऐसा होगा, वॉल्यूम वेरी नहीं होगी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आगे देखिए, इसके बाद हमें कुछ और ग्राफ को प्लॉट करना है। यहां पर हमें बात करनी है P वर्सेस T ग्राफ की। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर केल्विन में हुआ तो अलग अंदाज में ग्राफ प्लॉट करना होगा। याद है आपको, चार्ल्स लॉ का केस याद है? वहां मैंने आपको बताया है, टेम्परेचर केल्विन में हो, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो, तो अलग अलग अंदाज में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। कुछ वैसा ही हमें या गेल-लेसाक लॉ के केस में भी कंसीडर करना होगा। देखिए P वर्सेस T ग्राफ, इफ टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में है, P by T इज कांस्टेंट, ये हम जानते हैं। इस कांस्टेंट को C मान लीजिए, K मान लीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने इसको K मान लिया है। P इज इक्वल टू KT, P इज इक्वल टू KT। देखिए Y इज इक्वल टू, ये क्या है? Y इज इक्वल टू mx है, यानी ग्राफ 0,0 से पास होगा। 0,0 को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये दिखने में ऐसी होगी। आई होप आपने इसे प्लॉट किया होगा। ये y इज इक्वल टू mx है, स्ट्रेट लाइन है।
देखिए ग्राफ ऐसा होगा। अगर मैं यहां पर दो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करता हूं इस प्रकार से, पासिंग थ्रू 0,0, एक्स्ट्रापोलेट करने पर देखिए हमें क्या मिलता है। इस प्रकार से हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ओरिजिन से पास कर रही है। जी हां, 0,0 सेटिस्फाई होगा। यहां पर 0 केल्विन है। आप जानते हैं 0 केल्विन इज मिनिमम अप्रोचेबल टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर लेबोरेटरी में अचीव नहीं हो पाया है, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जैसा कि हमारा डिस्कशन आज के सेशन में पहले भी हो चुका है, वॉल्यूम 0 हो जाएगी। इससे कम टेम्परेचर थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहां पर 0 केल्विन तक ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया है। तो देखिए यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या यहां पर इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, V1 V2 का कंपैरिजन हो सकता है। जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कंपैरिजन करना हो किसी भी पैरामीटर का, तो मैंने आपको क्या बताया है, किसी एक कोऑर्डिनेट को सेम बनाइए। देखिए किसी एक कोऑर्डिनेट को सेम बनाया जाए, जैसे मैंने टेम्परेचर को सेम बनाया, इस प्रकार से मैंने यहां पर एक कोऑर्डिनेट को सेम बनाया, टेम्परेचर को मैंने सेम बनाया। तो देखिए इस केस में क्या होगा, सेम टेम्परेचर पर, इफ टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सेम टेम्परेचर पर हमें यहां पर डिफरेंट प्रेशर मिलता है। किस प्रकार से मिलता है, सेम टेम्परेचर पर यहां प्रेशर हमें मिलता है P2, फिर वॉल्यूम इज V2, प्रेशर इज P2। सेम टेम्परेचर पर यहां देखिए वॉल्यूम V1 है तो प्रेशर हमें P1 मिलता है, प्रेशर इज P1, यहां प्रेशर P1 है। P1 P2 में कौन ग्रेटर होगा, P2 ऊपर है, ये देखिए P2 ऊपर है, P2 इज ग्रेटर देन P1। जी हां, P2 P1 से ग्रेटर है। दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या होंगे, सेम होंगे। एक डेफिनेट क्वांटिटी गैस की यहां पर कंसिडर की गई है, तो PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई करने पर क्या मिलता है, ध्यान से देखिए। क्वांटिटी डेफिनेट होगी, फिक्स्ड होगी, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए सेम होंगे, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट बना ही लिया है। तो देखिए NRT कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, फिक्स्ड है, R गैस कांस्टेंट है, T हमने कांस्टेंट बनाया। जिस प्रकार से हमने यहां पर एक कोऑर्डिनेट को फिक्स किया है, टेम्परेचर यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहां पर प्रेशर P2 ग्रेटर है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा, ध्यान से देखिए, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। जी हां, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी। यहां देखिए प्रेशर ज्यादा है P2, P2 इज ग्रेटर देन P1। जी हां, P2 is greater than P1, then definitely we can say that V2 is less than V1। V2 V1 से क्या है, लेसर है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो देखिए इस ग्राफ को देखते ही आपको एनालाइज करना है। P वर्सेस T ग्राफ, टेम्परेचर इज टेकन इन डिग्री सेल्सियस। कैसा होगा ग्राफ, ग्राफ ऐसा होगा। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो देखिए ग्राफ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, मिनिमम अप्रोचेबल टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, यह टेम्परेचर लेबोरेटरी में आज तक अचीव नहीं हो पाया है। तो हमें यहां पर इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करना होगा, इस प्रकार से एक्स्ट्रापोलेट करना होगा, किया भी है। तो देखिए ग्राफ ऐसा होगा, यहां पर 0,0 से पास नहीं करेगा, 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर ऐसा प्रतीत होता है ग्राफ इस प्रकार से, स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से 0 केल्विन से स्टार्ट होगी। तो यहां पर भी डिग्री सेल्सियस में अगर बात की जाए तो ऐसा प्रतीत होगा -273 डिग्री सेल्सियस से यहां पर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी। लेकिन इतना टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाया है, तो इसलिए मैंने डॉट 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 से इसको इंडिकेट किया है। आई होप आपको ये पूरी कहानी अंडरस्टैंड हुई होगी। इसके बाद देखिए आगे चलना होगा,
गेल-लुसैक लॉ से रिलेटेड कुछ मायावी ग्राफ को हमें ड्रॉ करना होगा। ऐसे ग्राफ आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट आपको किसी बुक में मिलेंगे ही नहीं। तो देखिए किस टाइप के ग्राफ की मुझे बात करनी है। यहां पर हमें सबसे पहले बात करनी है log p वर्सेस टी स्क्वायर ग्राफ की बात करनी है। जी हाँ, log p वर्सेस t रेज टू पावर 2। ये ग्राफ दिखने में कैसा होगा, ध्यान से देखिए। गेल-लुसैक लॉ को हम जानते हैं p बाय टी इज कॉन्स्टेंट k, यहां से p इज इक्वल टू kt। दोनों तरफ log अप्लाई करने पर क्या मिलेगा, log p इज इक्वल टू log k इंटू टी। log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n। तो देखिए log p इज इक्वल टू log k प्लस log t। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो इस प्रकार से इसको ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए हम ये जानते हैं log m इंटू n log m प्लस log n के इक्वल है। इसके अलावा log m रेज टू पावर n log m के इक्वल है। इसे भी यूज करना होगा। देखिए इसको किस प्रकार से यूज करना होगा, यहां पर अगर कंसिडर किया जाए इसकी पावर 2 तो देखिए पावर बाहर आ जाएगी। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी पावर 2 कंसिडर की, 2 से डिवाइड भी किया, यानी ये हमें सेम मिलता है। तो इस प्रकार से पावर 2 डिवाइड बाय 2 करने से इस प्रकार से हमें ये 2 इस 2 से कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। तो देखिए y इज इक्वल टू, अगर ये y है, y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट c है, मान लेते हैं प्लस 1/2 प्लस 1/2। और यहां देखिए log t रेज टू पावर 2 है, t रेज टू पावर 2 x कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या हुआ log x। तो y इज इक्वल टू log x। आपने मैथ्स में या फिर बेसिक मैथ्स में आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा। जल्दी से प्लॉट कीजिए, ये ग्राफ दिखने में ऐसा होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे चलना होगा, एक और ग्राफ को हमें प्लॉट करना होगा। चलिए इसके बाद हमें प्लॉट करना होगा एक और मायावी ग्राफ को। ऐसा ग्राफ आपने आज से पहले तो नहीं देखा होगा। देखिए इस ग्राफ को कैसे अप्रोच करना है। ग्राफ प्लॉट करना है p वर्सेस log t ग्राफ। देखिए गेल-लुसैक लॉ के लिए हमें इस ग्राफ को प्लॉट करना, p बाय टी इज कॉन्स्टेंट, ये हम जानते हैं, कॉन्स्टेंट इज k, देन p इज इक्वल टू kt। दोनों तरफ log अप्लाई करने पर क्या मिलता है, देखिए इस तरफ log p मिल जाएगा, लेकिन हमें p वर्सेस log t चाहिए, तो दोनों तरफ log अप्लाई नहीं करना होगा। इस केस में log की एक फेमस प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, k इंटू e रेज टू पावर log t विद बेस e। इसकी वैल्यू क्या मिलती है, t मिलती है। इसको हमें यूज करना होगा। ध्यान से देखिए, ये y है, ये कांस्टेंट k है, y इज इक्वल टू k इंटू e रेज टू पावर, ये क्या है, ये देखिए ये x है, e रेज टू पावर x। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इज इक्वल टू k इंटू e रेज टू पावर x। ये ग्राफ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। इस प्रकार से देखिए ये हमें इंक्रीजिंग मिलता है। आई होप आपने इसको नोट किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इसी के साथ गेल-लुसैक लॉ से रिलेटेड हमारा डिस्कशन यहां पर कंप्लीट हुआ। आगे हमें देखिए आज के सेशन में लास्ट लॉ को अंडरस्टैंड करना है। हमें अंडरस्टैंड करना है एवोगैड्रोस लॉ को। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 or more gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure। इसका मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। जी हां, V बाय N इज कांस्टेंट, V बाय N इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। आइए इसका प्रमाण देखने के लिए आगे चलते हैं। एवोगैड्रोस लॉ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास
बैलून का केस है जिसमें प्रेजेंट है गैस। जी हां, बैलून को इन्फ्लेट किया गया है, इसमें गैस प्रेजेंट है। अब देखिए, अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हैं, एडिशन ऑफ गैस से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स को ऐड करने पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। बाहर प्रेशर अब भी 1 atm है, सेम है। गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज करने पर क्या होगा, अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। देखिए, प्रेशर इंक्रीज होगा तो होगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा तो होगा क्या, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। जी हां, प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रखना होगा, अंदर बाहर प्रेशर सेम होगा, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने इंक्रीज कर दिए हो, तो इस केस में क्या होगा, ये देखिए और इन्फ्लेट हो जाएगा, वॉल्यूम इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से वॉल्यूम इसकी इंक्रीज हो जाएगी, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज किए हैं। ऐसे ही कंटिन्यूअसली अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करती जाएगी। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। आप और गैस डालेंगे, वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स जिस प्रपोर्शन में आप इंक्रीज कर रहे होंगे, तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है वॉल्यूम भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रही होगी। V is directly proportional to N at constant pressure and constant temperature। प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए अंदर बाहर प्रेशर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स गैस के इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। जी हां, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार से वॉल्यूम हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलती है नंबर ऑफ मोल्स की। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो इसी के साथ आज की मुलाकात में इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट सेशन में हमें कंबाइंड गैस लॉज को जानना है और साथ में आइडियल गैस इक्वेशन की पूरी माया को जानना है। इस चैप्टर के मेन पार्ट में हम एंटर हो जाएंगे, यानी अच्छे से आपको नोट्स बनाने होंगे, आपको चैप्टर बार बार रिवाइज करना होगा। नेक्स्ट सेशन में काफी एडवांस टॉपिक्स को भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा। तब तक के लिए आप बेसिक्स पर काम करते जाइए। हमें न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने होंगे। गैस लॉज से रिलेटेड कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इसकी भी बात होगी। एडवांस टॉपिक्स की भी बात होगी। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, ऐसे ही खिलखिलाते रहिए, खूब सारी मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।